नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ जो है हम लोग फिर से उपस्थित हैं। इसमें हम लोगों ने जो है 2100 तक के प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके KVS लाइब्रेरियन एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से है, तो आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बात, मात्र 15 मिनट में आपके लिए मैं 100 प्रश्न ला रहा हूँ, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप जो है आते हैं और जो है 5-10 मिनट में चले जाते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जब भी टाइम मिले, जहाँ भी टाइम मिले, जैसे भी टाइम मिले, आप मात्र 15 मिनट में 100 क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। तो नज़दीक हमारा एग्ज़ाम है KVS का, और दिल्ली लाइब्रेरियन का भी डेट घोषित हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। और अगर पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर बटन दबाइएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो हमारा 2100 तक हो चुका है, तो 2100 के बाद है हमारा क्वेश्चन 1 से हम देखेंगे 100 तक। इन्फॉर्मेटिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो अटोक ने 1979 में। आगे है, माफ़ कीजिए, प्रत्येक शोध प्रलेखों या शोध प्रबंधकों के लेखनों हेतु जिन जिन साहित्यों का उपयोग किया जाता है, उन प्रलेखों को शोध प्रलेखों के अंत में उद्धृत किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संदर्भ सूची कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शोध प्रबंधों के अंत में संबंधित विषयों या साहित्य की सूची प्रदान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ग्रंथ सूची कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट फैक्टर या प्रभाव कारक तथा साइटेशन हाफ लाइन तकनीक, इन दोनों का उपयोग किसकी गुणवत्ता के लिए किया जाता है? तो पत्रिकाओं के लिए। अगला प्रश्न है, इम्पैक्ट फैक्टर या प्रभाव कारक का विकास किसने किया तथा कब किया था? तो यूजिन गारफील्ड ने किया था 1975 में। अगला प्रश्न है, सूचना के बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल की स्थापना किसने की थी? तो अरस्तू ने की थी। अगला प्रश्न है, सूचना के परंपरागत मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो टोटल ने की थी। अगला प्रश्न है, सूचना के मौखिक मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो लास्वेन ने की थी। दोस्तों, जो है लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। 18 से 20 क्वेश्चन पेपर हैं। तो मैं तो कहूँगा कि उन 20 को जो है आप जो है देख लीजिए। पर डे भी अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आपकी जैसी इच्छा उसे ज़रूर देख लीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। करंट अफेयर्स की भी वीडियो डाल दी गई है एक, अभी जो जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए उपलब्ध, संडे को कोशिश करता हूँ तो आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। अगला प्रश्न है, सूचना के संचार मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो सैनन तथा वीवर ने की थी। अगला प्रश्न है, सूचना के गणितीय संचार मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो क्लाउड तथा सैनन ने। अगला प्रश्न है, सूचना के अंग्रेजी विद्यालय मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो कोलन चेरी ने की थी। अगला प्रश्न है, सूचना के बहुमंजिला मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो चार्ल्स ऑसगुड ने की थी। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस या विश्व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 23 अप्रैल 1995 को। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ICDC का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजिटल लैंडस्केप। अगला प्रश्न है, डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला प्रश्न है, NML का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, NML को चलाने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए थे? तो 12वीं में। अगला प्रश्न है, थोड़ा मिस्टेक है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन कार्य करता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा काम करता है, संस्कृत विभाग के अधीन।
दोस्तों थोड़ा सा नॉइस आएगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण कागजातों और प्रलेखों को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल लाकर पोर्टल योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2016 में। अगला प्रश्न है, रंगनाथन का जन्म कब हुआ? तो 12 अगस्त 1892 को हुआ था। अगला प्रश्न है, शासकीय अभिलेखों में रंगनाथन की जन्म तिथि क्या है? तो 9 अगस्त 1892। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के पिता का नाम क्या है? तो रामामृत अय्यर। अगला प्रश्न है, रंगनाथन की माता का नाम क्या है? तो सीता लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, रंगनाथन की मृत्यु कब हुई थी? तो 27 सितंबर 1972 को। अगला प्रश्न है, रंगनाथन को DRTC में मानद प्रोफेसर कब से कब तक रहे? तो 1962 से 1972 तक। अगला प्रश्न है, रंगनाथन को एएलए के द्वारा मार्गरेट मान अवार्ड कब प्रदान किया गया? तो 1970 में। अगला प्रश्न है, रंगनाथन को मार्क इथेन सोसाइटी यानी कि USC के द्वारा ग्रैंड नाइट ऑफ प्रिंस अवार्ड कब प्रदान किया गया था? माफ़ कीजिए, किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष कब मनाया गया? तो 1972 में। अगला प्रश्न है, रंगनाथन फीड के उपाध्यक्ष कब रहे? तो 1958 से 1961 तक। अगला प्रश्न है, रंगनाथन मद्रास पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कब रहे? तो 1958 तक। अगला प्रश्न, रंगनाथन ने लाइब्रेरी रिसर्च सर्विस की स्थापना 1950 में कहाँ की थी? तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है, एएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो जस्टिन विकलर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एएलए का वर्तमान 22-23 में, ये 14 तारीख को टाइपिंग हुआ है, तो 14/2/2023 की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। अध्यक्ष कौन है एएलए का? तलेसा कानिन ओप्पोआ पेलोयो लाजोडा, ये हैं एएलए के अध्यक्ष। जितने भी करंट हैं मैं 2-3 दिन से डाल रहा हूँ, जितने भी आगे आएंगे वो करंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो इनको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करके रख लीजिए। अगला प्रश्न है, एएलए के कितने सम्मेलन होते हैं? तो वार्षिक सम्मेलन तथा मिड विंटर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, एएलए के मिड विंटर सम्मेलन कब होता है? तो जनवरी माह में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति का सर्पिल तथा या चक्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ऐसा रंगनाथन है। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने किस सिद्धांत को कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया के रूप में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में दर्शाया है? तो चक्रीय वैज्ञानिक पद्धति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के द्वारा अपने चक्रीय सिद्धांत को कितने कार्डिनल बिंदुओं के द्वारा समझाया गया? तो 4 कार्डिनल बिंदुओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के द्वारा समझाए गए चक्रीय सिद्धांत के कार्डिनल बिंदु कौन कौन से हैं? तो अघोषित है, आरोही बिंदु है, शिखर बिंदु है, अवरोही बिंदु है। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो कहीं पे वीडियो को रुक के कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने अपने सर्पिल या चक्रीय सिद्धांत के कितने चरण बताए हैं? तो 4 चरण बताए हैं। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के द्वारा बताए गए सर्पिल या चक्रीय सिद्धांत के 4 चरण कौन कौन से हैं? तो अनुभव चरण, परिकल्पना चरण, निगमनात्मक चरण, सत्यापन चरण। ये भी नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विशेष शीर्षक निर्माण के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग की रचना कब की गई? तो 1898 में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी कांग्रेस ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग की पहली बार लिस्ट कब जारी हुई? तो 1909 में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने 1891 में। अगला प्रश्न है, गार्डन लाइब्रेरी बगीचा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। अगला प्रश्न है, गार्डन लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी तथा कब की थी? तो राय बहादुर ईशान मेहता ने की थी। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के द्वारा आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो बनारस में। अगला प्रश्न, फिट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फेडरेशन है ये दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल फेडरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ सेक्टर या बिखराव का कानून का निर्माण किसके द्वारा जो है किया गया था तथा कब किया गया था? तो एससी ब्रेडफोर्ड है, ये ध्यान दीजिएगा, उन के द्वारा 1948 में। अगला प्रश्न है, विट लोन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत किसने की थी? तो 1951 में यूजीसी ने। अगला प्रश्न है, आईएनबी, इसका नाम भी पूरा जो है आपको ध्यान में होना चाहिए, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है, का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1957 में। अगला प्रश्न है, रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में कब नियुक्त किया गया? तो 1965 में। अगला प्रश्न है, यूजीसी के द्वारा पुस्तक बुक नीति या बुक बैंक पॉलिसी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1963 में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा बुक ईयर कब मनाया गया? तो 1972 में। अगला प्रश्न है, यूनिमार्क को पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल मशीन रिट्रीवेबल कैटलॉग। अगला प्रश्न है, यूनिमार्क की शुरुआत किसने की थी? तो इफ्ला ने की थी। अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिए, यूनिमार्क की स्थापना इफ्ला ने कब की थी? तो 1977 में। अगला प्रश्न है, इफ्ला के द्वारा यूडीटी का प्रकाशित कब हुई? तो 1981 में। अगला प्रश्न है, इफ्ला के द्वारा यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यानी कि यूएपी की शुरुआत कब हुई? तो 1972 में। अगला प्रश्न है, इफ्ला के द्वारा यूएपी का प्रकाशित कब किया गया? तो 1982 में। अगला प्रश्न है, इफ्ला के द्वारा यूबीसी की शुरुआत कब हुई? तो 1974 में। अगला प्रश्न है, इफ्ला के द्वारा यूबीसी जो है कब प्रकाशित हुआ? तो 1983 में। अगला प्रश्न है, डबलिंग कोर मेटा डाटा का विकास कब हुआ? तो 1995 में। अगला प्रश्न देखते हैं, आईएनबी का पहला कंप्यूटरकृत संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 2000 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के द्वारा सूचना की स्वतंत्रता का विधेयक कब पारित हुआ? तो 2002 में। अगला प्रश्न है, नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन कब हुआ? तो 13 जून 2005 में। अगला प्रश्न है, नेशनल नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है? कौन था? तो श्याम पिट्रोदा। अगला प्रश्न है, एनएमएल यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन जो है, माफ़ कीजिए, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है, का पूरा नाम क्या है? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। अगला प्रश्न, एनएमएल की शुरुआत कब हुई थी? तो 3 मई 2012 में हुई थी। अगला प्रश्न है, एनएमएल की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, आईएनडीएल का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, आईएनडीएल की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जून 2018 को। अगला प्रश्न है, डीडीसी के 15वें संक्षिप्त संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? तो 2012 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो 2016 में। अगला प्रश्न है, एलसीसीएन का मार्क फील्ड क्या है? तो 010 टैग है। अगला, हाँ, अब जो है हमारे ये टैग आ गए, इसको जो है नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। सूचीकरण में आईएसबीएन का मार्क फील्ड टैग क्या है? तो 020 टैग है। अगला प्रश्न है, सूचीकरण में आईएसएसएन के लिए मार्क फील्ड क्या है? तो 022 टैग है। अगला प्रश्न है, 022 है। सूचीकरण में पर्सनल नेम एंट्री में लेखक का मार्क फील्ड क्या है? तो 100। अगला प्रश्न है, सूचीकरण में आख्या के लिए मार्क फील्ड क्या है? तो 245, माफ़ कीजिए, 245 है। अगला प्रश्न है, सूचीकरण में संस्करण के लिए मार्क फील्ड क्या है? तो 250। अगला प्रश्न है, सूचीकरण में प्रकाशक के लिए मार्क फील्ड क्या है? तो 260 टैग। अगला प्रश्न है, सूचीकरण में भौतिक विवरण के लिए मार्क फील्ड क्या है? तो 300 टैग। अगला प्रश्न है, सूचीकरण में ग्रंथ माला विवरण के लिए मार्क फील्ड क्या है? तो 490। अगला प्रश्न है, सूचीकरण में एनोटेशन ऑफ समरी के लिए मार्क फील्ड क्या है? तो 520। अगला प्रश्न है, सूचीकरण में टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग के लिए मार्क फील्ड क्या है? तो 650। अगला प्रश्न है, सूचीकरण में पर्सनल नेम एडेड एंट्री यानी कि जॉइंट ऑथर एडिटर के लिए मार्क फील्ड क्या है? तो 700।
अगला प्रश्न है, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जी.डी. ब्राउन। दोस्तों आज का आपके लिए एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। डीडीसी का 9th एडिशन जो है उसका कलर क्या है? ध्यान दीजिए, डीडीसी का 9th एडिशन जो है उसका कलर क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। आप वीडियो को चाहे जब देखिएगा, आज कल परसों जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन कमेंट में मुझे ज़रूर चाहिए। और पसंद आए तो बेल घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल टू लाइब्रेरियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो G.K. गेट्स। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.H. सेरा। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो S.C. ब्रैडफोर्ड। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो B. गुहा। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एलन कैंट। अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.J. थॉमसन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ग्लोसरी एंड रेफरेंस बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो L.M. हेरोल्ड। अगला प्रश्न है, लिटिल साइंस बिग साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिसोला पाइस। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.H. सेस। तो दोस्तों हमारे ये जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए उपयोगी होगा। तो बेल घंटी को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज ही 2 वीडियो डाली जाएगी, ध्यान दीजिएगा। आज जो है 2 वीडियो डालूंगा, ध्यान दीजिए। 2 वीडियो आज कंफर्म डालूंगा, तो दोनों को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।